तो अब नया चैप्टर शुरू करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हेल्थ क्या होती है? देखो, अगर अपन बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, तो इसको बोला जाता है, मतलब ये कौन से वाले पार्ट से रिलेटेड होगी? रिप्रोडक्शन से। ठीक है, हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद ए नॉर्मल फंक्शन। अगर कोई भी ऑर्गन है जो कि कैसे हैं, रिप्रोडक्टिवली कैसे हैं, हेल्दी है, और जो वो फंक्शन है वो कैसे कर रहे हैं, उनके नॉर्मली फंक्शन हो रहा है, तब जाकर के अपन उनको क्या बोल सकते हैं कि वो जो ऑर्गन है वो कैसे हैं, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। अब इसमें हेल्थ के कौन कौन से एस्पेक्ट रिलेटेड रहते हैं इन दोनों में? इसमें आ जाता है एक तो इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट इंक्लूड्स। ये जो डेफिनेशन थी वो पुरानी डेफिनेशन है किसकी? रिप्रोडक्टिवली हेल्थ की। तो उसमें कौन कौन से दो एस्पेक्ट को रिलेटेड इंक्लूड किया गया था? इमोशनल और सोशल वाले को। फिर बाद में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है हु, WHO। कौन है? WHO, हु। फुल फॉर्म बोलिए इसका? वर्ल्ड हेल्थ तो WHO ने बताया कि आप जो बता रहे हो इसमें तो आपने दो ही पॉइंट को इंक्लूड किया है। अब WHO के अकॉर्डिंग जो रिप्रोडक्टिवली जो हेल्दी होता है वो क्या होता है? टोटल वेल बीइंग इन कौन कौन से एस्पेक्ट में होना चाहिए? वो फिजिकली भी होना चाहिए, इमोशनली भी होना चाहिए, सोशली भी, और उसका बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए। कौन कौन से होते हैं? फिजिकल, इमोशनल, सोशल और बिहेवियर। ये चारों पॉइंट इसमें आ जाते हैं, तब जाकर के अपन उसको क्या बोल सकते हैं? किसी भी पर्सन को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बोल सकते हैं। समझ गए बात को? अब इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ के गोल को अचीव करने के लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसको एज ए गोल अचीव किया था कौन सी कंट्री ने? इंडिया ने। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एज ए गोल कौन सी वाली कंट्री ने अचीव किया था? इंडिया ने। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है, इंडिया इज फर्स्ट कंट्री टू अचीव दिस गोल इन वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था? इंडिया ने। ठीक है, अब इस गोल का कुछ अपन ने नाम रखेंगे, इनको प्रोग्राम्स के नाम से इनको बोला जाता है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। कभी आपने वो स्लोगन सुने होंगे, हम दो हमारे दो, बच्चे दो ही अच्छे, सब किसके अंडर में आ जाते हैं? वो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? 1951 में। किसकी? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की। अब इन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को कुछ क्या किया गया? इंप्रूवमेंट किया गया, और इन इंप्रूव प्रोग्राम को बोला जाता है, अब इनको अब दूसरे नाम से जाना जाता है, दैट इज RCH। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है,
रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ये कब एप्लीकेबल था? 1997। वापिस से देखिए इसको, चैप्टर का नाम क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो अपन इसमें बेसिकली बात किसके करेंगे? हेल्थ के बारे में करनी है, लेकिन वो कौन से वाले पॉइंट पे होनी चाहिए? रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होनी चाहिए। तो नॉर्मली क्या होता है कि ऐसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि कैसे रहते हैं? हेल्दी रहते हैं। अगर कोई भी ऑर्गन हेल्दी है तो उसका फंक्शन भी कैसा रहेगा? नॉर्मल रहेगा। स्टार्टिंग में जो दो पॉइंट इंक्लूड थे वो कौन कौन से थे? एक तो इमोशनल और एक सोशल। लेकिन बाद में एक ऑर्गेनाइजेशन आया जिसका नाम क्या है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसने बताया कि इन दो से काम नहीं चलेगा, इन दो के अलावा बाकी के पॉइंट भी इसमें इंक्लूड होने चाहिए। तब जाकर के बोला जाता है कि टोटल वेल बीइंग इन दी फिजिकल भी सही रहना चाहिए, इमोशनल भी सही होना चाहिए, सोशल भी सही रहना चाहिए, और उसका बिहेवियर भी कैसा होना चाहिए? सही होना चाहिए। तब जाकर के अपन क्या बोल सकते हैं कि कोई भी पर्सन कैसा है? रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। अब बात करते हैं कि इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एज ए गोल जो अचीव किया था, कौन से कंट्री ने किया था? इंडिया ने। और इन प्रोग्राम का नाम क्या रखा गया था? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। और इसके अंदर भी स्लोगन आ जाते हैं कौन कौन से? हम दो हमारे दो, बच्चे दो ही अच्छे, ना दीवारों पे लिखे हुए रहते हैं। कब स्टार्ट हुआ था ये? 1951 में। और इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करके इस प्लानिंग जो प्रोग्राम था इनको नाम चेंज करके क्या रखा गया है अब? RCH। RCH का फुल फॉर्म बोलो? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ये कब स्टार्ट किया था? 1990 में। अब ये तो हो गया कि एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए क्या हो सकता है ना, जो अपन ने ये चीज लिखी है, ये तो किसके लिए है? इंडिविजुअल पर्सन के लिए। अब हमें एक ऐसी सोसाइटी का फॉर्मेशन करना है जो रिप्रोडक्टिवली कैसी होनी चाहिए? हेल्दी होनी चाहिए। तो अपन ऐसी सोसाइटी, मतलब किस सोसाइटी को अपन रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बोल सकते हैं? बताइए आप। ये तो अपन ने एज ए इंडिविजुअल का लिख दिया है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें एक ऐसी सोसाइटी बनानी है जहां पे जो पर्सन है वो कैसे रहते हैं? रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है, क्या बोलेंगे? मैं ही बोलूं क्या? कोई बात नहीं। सोसाइटी with people having physically and functionally normal रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एक तो क्या होना चाहिए कि ऐसे, मतलब सोसाइटी के ऐसे लोग जिनके क्या है, जो फिजिकली और जो फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होने चाहिए। ठीक है? विद नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियरल इंटरेक्शन होना चाहिए among them all पढ़ के देखिए इसको। ऐसी सोसाइटी जिसमें जो भी लोग रह रहे हैं उनके अंदर फिजिकली और फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होने चाहिए, एंड उनके बीच में इंटरेक्शन भी होना चाहिए अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट। तब जाकर के उस सोसाइटी को अपन क्या बोल सकते हैं? रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बोल सकते हैं। ठीक है? हाँ, दो बार समझा दूंगा। हाँ, एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ दो बार से। एक्सपेंड करूँ? ठीक है, एक्सपेंड भी कर देंगे। कितना बड़ा करना है एक्सपेंड करके?
ठीक है। एक ऐसी सोसाइटी, अब देखो जो सोसाइटी तो उसमें क्या रहते हैं, लोग रहते हैं, और वो जो लोग हैं उनके अंदर क्या रहेंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहेंगे। तो वो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कैसे होने चाहिए, फिजिकली और फंक्शनली कैसे होने चाहिए, नॉर्मल होने चाहिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है। फिर लगा हुआ है कॉमा, कॉमा का कोई मीनिंग नहीं होता है। विद नॉर्मल इमोशनल और बिहेवियर इंटरेक्शन, उनके बीच में क्या है, जो इंटरेक्शन है आपस में जो बातचीत है वो कैसी होनी चाहिए, इमोशनल भी होनी चाहिए और उनके व्यवहार से भी रिलेटेड होनी चाहिए, बिहेवियरल भी होनी चाहिए। और किससे रिलेटेड बातचीत होनी चाहिए, ये सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट होनी चाहिए। तब जाकर के ऐसी सोसाइटी को हम क्या बोलेंगे कि वो सोसाइटी कैसी है, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। एक बार और हो जाए, ठीक है, ओके। अब देखो ऐसी सोसाइटी के हमें तो पता लग गया ना, लेकिन अपन अब सोसाइटी बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ये तो मैंने बताया कि अपन किसी भी सोसाइटी को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी कैसे बोलेंगे, अगर ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है तब। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि ऐसी सोसाइटी का फॉर्मेशन बनाने के लिए, फॉर्मेशन करने के लिए हमें क्या क्या जरूरी है। हाँ, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, किसके अंदर, लोगों के अंदर। और ये लोग कहाँ पे मिलेंगे, सोसाइटी के अंदर मिलेंगे। और ये जो अवेयरनेस अपन कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अपन ऑडियो विजुअल प्रिंटिंग मीडिया के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं स्कूलों में, तो स्कूलों में किसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, सेक्स एजुकेशन का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है, और जो यूथ होता है ना, जो मतलब जिनकी एज जो होती है वो मैरिज के लायक होती है, उनको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में, पोस्टनेटल केयर के बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अब ये काम हो गया फर्स्ट की अपन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाता है इसमें गवर्नमेंट का रोल, सरकार क्या करेगी। अब देखो जहाँ पे अपन रहते हैं, हर कोई सिटी में रहता नहीं है ना, कुछ लोग गांव में रहते हैं, ढालियों में रहते हैं, तो वहां पे क्या है, फैसिलिटी भी तो होनी चाहिए ना। तो अपन को क्या करनी पड़ेगी, उनको प्रोवाइड फैसिलिटी। अब फैसिलिटी के साथ साथ में वहां पे कुछ क्या है, बिल्डिंग भी तो बनानी पड़ेगी ना। आपने बोल दिया है, सरकार ने बोल दिया कि यहाँ के लोगों को क्या करो, अवेयरनेस क्रिएट करो, वो तो कर देंगे, लेकिन अगर उस अवेयरनेस के लिए कोई सेंटर वगैरह भी तो होने चाहिए, कुछ बिल्डिंग वगैरह भी तो होनी चाहिए, कुछ क्लिनिक वगैरह भी तो होने चाहिए। तो उस क्लिनिक को कौन बनाएगा, लोग थोड़ी ना बनाएंगे। कौन बना करके देगी, सरकार बना करके देगी। तो सरकार को वहां के लिए क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, और बिल्डिंग बनाने के लिए भी क्या करना चाहिए, सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। यही दो ही पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव सोसाइटी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। हाउ टू क्रिएट हेल्दी, बातें मत करो, रिप्रोडक्टिव सोसाइटी। पहला पॉइंट तो क्या आ जाएगा इसमें, क्रिएट अवेयरनेस अबाउट हेल्दी रिप्रोडक्शन रिलेटेड अमाउंट। अब ये अवेयरनेस किस किस पॉइंट से या फिर किस किस मीडियम से अपन दे सकते हैं, ऑडियो विजुअल, प्रिंट मीडिया। ऑडियो का मतलब समझ में आता है, आपने देखा होगा ना, ये रास्ते पे चलते रहते हैं, आइए आइए, हाँ वो वाला। और विजुअल तो आपको पता ही है ना, ये जो स्क्रीन वगैरह पे चलते रहते हैं। प्रिंटिंग मीडिया मतलब वो जो न्यूज़पेपर में आ जाता है। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन इन स्कूल। लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना किसके बारे में, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, पोस्टनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर क्या होती है,
पोस्ट नेटल केयर, बच्चे के जन्म के बाद की जो केयर होती है। हाँ, एक तो ये पॉइंट हो जाता है। दूसरा क्या है, प्रोवाइडिंग फैसिलिटी support to building a reproductively healthy society। पढ़ के देखिए दोनों पॉइंट को एक बार, कोई दिक्कत लगती है, डाउट होता तो पूछ लो। पहला मैं बता देता हूँ, एक तो पॉइंट क्या होता है कि अपन को जो भी आसपास के लोग होते हैं उनके बीच में क्या है, अवेयरनेस क्रिएट करनी है। और वो कैसे कैसे पॉइंट से कर सकते हैं, ऑडियो विजुअल और प्रिंट मीडिया से कर सकते हैं, स्कूल वगैरह में सेक्स एजुकेशन का इंट्रोडक्शन करके कर सकते हैं। और जो भी लोग होते हैं उनके बीच में क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में या फिर पोस्टनेटल केयर के बारे में, ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, प्रेगनेंसी में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनके बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कि अपन को जो भी फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करनी चाहिए, और एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए जो भी हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, जो भी बिल्डिंग वगैरह चाहिए होती है, जो भी रॉ मटेरियल चाहिए होता है, वो प्रोवाइड करना चाहिए। करिए नोट। नेक्स्ट बात करेंगे अपन एमनियोसेंटेसिस की। ठीक है, अगर बात करते हैं कि ये प्रोसेस परफॉर्म कब किया जाता है, एनी आइडिया किसी को? मैंने पूछा कब किया जाता है। फोर्टीन टू 16th वीक ऑफ प्रेगनेंसी किया जाता है। करते क्या है इसमें, some amount of amniotic fluid of developing fetus is it taken out to analyze fetal cells and dissolve substance। इसमें देखो, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो उसमें 4 लेयर का फॉर्मेशन होता है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जिनको बोला जाता है, उनमें होती है कोरियन, एमनियन, यॉर्क सैक और एलेंटोइड। ठीक है, तो एमनियन जिसमें भरा हुआ रहता है उसको एमनियोटिक कैविटी बोला जाता है, और इस कैविटी के अंदर जो फ्लूइड रहता है उसको क्या बोलेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड। तो जब भी एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस किया जाता है तो कुछ अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड रिलीज बाहर निकाल लिया जाता है, किसका, डेवलपिंग फीटस का। ठीक है, और उसमें एनालिसिस किस चीज का किया जाता है, फीटल सेल्स का किया जाता है, और उसमें कोई भी जो डिसॉल्व सब्सटेंस होते हैं उनका एनालिसिस किया जाता है। अब इसको एनालिसिस करने से हम किस किस चीज को चेक किया जा सकता है, सबसे पहले तो होता है कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर का। जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि
डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, इन सब का पता लगाया जा सकता है। दूसरा हो सकता है कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे कि आपने नाम सुना होगा पीकेयू का, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है। और इससे पता लगाया सकता है क्या, डिटेक्शन ऑफ सेक्स का, ना कि वो मेल है कि फीमेल है, इसका भी पता लगाया जा सकता है। और एक और होता है इसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का, अगर आपने कभी नाम सुना हो स्पाइना बाइफिडा का, स्पाइना बाइफिडा जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, उसका पार्टीशन हो जाता है, या फिर अपन जो बोलते हैं कि जो वर्टिब्री होती है उसमें से क्या है गैप ज्यादा हो जाता है, उसको बोल दिया जाता है स्पाइना बाइफिडा। अब ये जो एमनियोसेंटेसिस करना है वो अच्छी बात है कि गलत बात है? अच्छी क्यों है? हाँ, सबने ये बोल दिया एक के बाद में कि अच्छी भी है और बुरी भी है। अब अच्छी क्यों है ये बताइए? अच्छी बात इसलिए है क्योंकि हमें पहले ही पता लग जाएगा कि वो मेल है कि फीमेल है। तो अच्छा, इसके अलावा जो भी दिक्कत है उनका हमें पहले पता लग जाएगा। बुरी बात क्यों है? किसको मार देते? मेल को? फीमेल को? क्यों? ये आजकल तो कम हो गया, पहले मारते थे ज्यादा। हाँ, तो क्यों मारते हैं? क्यों नहीं चाहते? दहेज लेना पड़ता है। फिर क्या करें, मार दे? अभी कोई नहीं। तो देखो, अब अगर अपन को किसी भी चीज पर यहाँ पे बैन लगाना है, अगर मैं बोलूं कि मेरे को एमनियोसेंटेसिस पे बैन लगाना, तो इन चारों में से किस चीज पे लगाना चाहिए? और वो क्यों लगाना चाहिए? उससे क्या हो जाएगा? उससे पता नहीं चलेगा कि पता चलेगा? अच्छा, एक बात बताओ, ये एमनियोसेंटेसिस के अलावा भी तो फीमेल फोर्टिसाइड हो रहा होगा ना? जरूर थोड़ी ना इससे ही होता है, इसके अलावा भी तो फीमेल मर रही होंगी ना, है ना? जरूर थोड़ी ना इससे ही मरेंगे। लेकिन बैन किस पे लगाना है अपन को? स्टैट्यूटरी बैन ऑन amniocentesis for sex determination to legally check increasing menace of फोर्टिसाइड। तो बैन जो लगाया है वो किस चीज के लिए लगाया है? सेक्स के डिटर्मिनेशन पे लगाया है, ताकि अपन जो इसके अलावा बाकी के प्रोसेस से जो फीमेल फोर्टिसाइड हो रहे हैं उनका नंबर क्यों इंक्रीज हो रहा है और उनसे क्या हमें डेंजर हो सकता है, क्या क्या खतरा हो सकता है, उनका अपन क्या कर पाए, लीगली चेक कर पाए। ठीक है, ये हो जाता है एमनियोसेंटेसिस। अच्छा, ये बताइए क्या ये जो एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस है इससे अपन किसी के बच्चे में दिल में छेद होता है, पहले सुन लो, दिल में जो छेद होता है उसका क्या पता लगाया जा सकता है क्या? क्या कोई ब्रेन से रिलेटेड डिजीज वो पता लगाई जा सकती है क्या? नहीं लगाई जा सकती। और जो दिल में छेद होता है उसका? तो देखिए, इस एमनियोसेंटेसिस से
हार्ट से रिलेटेड एंड ब्रेन डिजीज का पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वो किसको चेक करता है, फीटल सेल्स को। और फीटल सेल्स में ब्रेन का या फिर कार्डियक वाले डिजीज का कोई भी पता नहीं रहता है, कोई भी सब्सटेंस नहीं रहते हैं। किन किन चीजों का पता लगा सकते हो आप, जेनेटिक डिसऑर्डर का, क्योंकि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसमें या तो आपको जीन मिल सकता है, कोई भी डीएनए का कंटेंट मिल सकता है, उसमें ऐसा नहीं मिलेगा कि इनका जो हार्ट है वो कितना डेवलप हो चुका है। ठीक है, तो अपन क्या क्या चीजें पता लगा सकते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, डिटेक्शन ऑफ सेक्स और न्यूरोट्यूब डिटेक्ट। यह है एमनियोसिंथेसिस कंप्लीट। अब बात करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ एंड बर्थ कंट्रोल। अब बताइए, जब से भी ये चला आ रहा है, क्या पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज होती जा रही है। अगर अपन बात करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, एट द टाइम, कौन से टाइम पर, 1900 में, 2000 में और 2011 में। यहाँ पे कितनी थी, 2 बिलियन। यहाँ पे कितनी थी, 6 बिलियन। तो अब कितनी हो गई है? क्या पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है धीरे धीरे बढ़ रही है कि कम हो रही है? बढ़ रही है। ये तो किसकी देखी अपन ने, वर्ल्ड की। अब कहाँ की बात कर लेते हैं, इंडिया की। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, अपन बात करेंगे 2000 की और 2011 की। कब हुआ था इंडिपेंडेंस डे, कब आता है, मतलब कब हुआ था ये, 1947 के आसपास। उस टाइम पे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी? 350 मिलियन। और 2000 में कितनी हो गई, और अभी कितनी है? अभी बोले तो 2011 में। अभी क्या चल रहा है, 2025 चल रहा है, तो 1.2 से तो ज्यादा ही हो गई होगी ना। लेकिन जितना अपने पास में डेटा है अपन उसी के अकॉर्डिंग अपन को बता, हर 10 साल में होती है। कोविड के कारण इस बार उसका डेटा कैलकुलेट नहीं हो पाया था, इसलिए वो पॉज कर दिया गया। ठीक है, अब अगर अपन बात करते हैं कि ये जो पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है या फिर पॉपुलेशन की जो ग्रोथ हो रही है, उसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं? क्या क्या रीजन हो सकते हैं? एक तो रीजन ये हो सकता है, तो देखो, लोग अगर, है ना, सोसाइटी के जो लोग हैं अगर वो मरेंगे नहीं तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं क्या कि जो डेथ रेट है, डिक्लाइन इन डेथ रेट, किस किस की डेथ रेट में कम हो रहा है? एक तो एमएमआर और एक आईएमआर। एमएमआर क्या होता है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, और इन्फेंट मोर्टेलिटी। मैटरनल का मतलब क्या होता है? मदर। और इन्फेंट का मतलब क्या होता है? बच्चे। अब देखो, अगर ये अपन कोई भी मान के लेते हैं कोई भी केस में कि अगर किसी मदर है उसकी डेथ हो गई, ठीक है, और उसका जो भी इन्फेंट था उसकी भी डेथ हो गई, तो 2 लोग तो ये कम हो गए। ठीक है, अब ये मदर क्या आगे फर्दर कंसीव कर पाएगी क्या, जिसकी डेथ हो गई है? नहीं कर पाएगी। तो आगे जो फर्दर होने वाली जो प्रोजनी है वो भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो ये क्या हो गया, ये कम होने लग गया है। अब अगर मदर नहीं मरेगी और उसके बच्चे नहीं मरेंगे तो बताओ ये इंक्रीज होगा ना पॉपुलेशन में? तो
क्योंकि ये बच्चे कभी तो बड़े होंगे, और बच्चे बड़े होंगे तो ये भी क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, तो वापस से ये क्या करेंगे, अपनी प्रोजेनी को इंक्रीज करवाएंगे। तो अल्टीमेटली वो क्या है, पॉपुलेशन को तो क्या करेगा, इंक्रीज करवाएगा। एक तो ये रीजन हो जाता है। दूसरा रीजन क्या है, इंक्रीज नंबर ऑफ पीपल विच आर इन रिप्रोडक्टिव एज। ऐसे लोगों का भी नंबर बढ़ रहा है जो रिप्रोडक्शन कर पाने में क्या है, कैपेबल है, या फिर उनकी एज अभी क्या है, रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल है। उनका भी नंबर बढ़ेगा तो क्या है, प्रोजेनी बढ़ेगी, प्रोजेनी बढ़ेगी तो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। तो ये आपको रीजन याद रखना है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है वो उसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं। एक तो क्या होता है कि डेथ रेट में क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। बाकी का क्या है, ऐसे लोग जो कि रिप्रोडक्टिव एज में उनका क्या है, नंबर भी इंक्रीज होता जा रहा है। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन होता है किसका, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। अब इसके जो सेकंड पार्ट है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, उस पर अपन मूव करते हैं, जिसका नाम है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। क्या होती है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? दीज आर मेथड्स which helps either to prevent unwanted pregnancy or to delay space between pregnancy। अगर कोई एक ऐसा कपल है, ठीक है, जिनको अपनी प्रेगनेंसी में क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। स्पेस का मतलब होता है कि जैसे आपने एक स्लोगन सुना होगा ना पहले, कि दूसरा बच्चा 3 साल के बाद में, ठीक है, तो फर्स्ट बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच में कितने साल का गैप होना चाहिए, 3 साल का गैप होना चाहिए। तो अगर किसी को स्पेस चाहिए या फिर डिले चाहिए, तो उस केस में क्या किया जा सकता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज की जा सकती है। या फिर कोई भी अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है तो उसको भी प्रिवेंट करने के लिए किसका यूज किया जा सकता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज किया जा सकता है। अनवांटेड प्रेगनेंसी क्या होती है, मतलब सर ये तो, हाँ वो तो हिंदी में बात हो गई, होती क्या है सर, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं की होता है। कई बार अगर ऐसा भी हो सकता है कि अनअवॉइडेबल सिचुएशन हो जाती है, जैसे रेप कंडीशन हो जाती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी क्या यूज किया जा सकता है। या फिर कोई भी इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है, या फिर अबॉर्शन वाली कंडीशन आ जाती है, एमटीपी वाली कंडीशन आ जाती है, उन सब में भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज किया जा सकता है। अब एक बढ़िया कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कैसी होनी चाहिए, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के क्या क्या फीचर होने चाहिए, इजीली अवेलेबल, साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए। ये अपन को यहाँ पे जो फीचर की बात करनी है वो ऐसे फीचरों की बात करनी है कि जो अगर कोई भी पर्सन जो इनको यूज करना चाह रहा है वो कहीं पे भी रह सकता है। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर कोई भी एक डेवलप सिटी में रह रहा है तो वहां पे उसके पास में सारी फैसिलिटी रहती है, हर चीज अवेलेबल होती है। लेकिन अगर कोई पर्सन जो इनको यूज करना चाह रहा है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को, अगर वो किसी गांव में रह रहा है तो उसके अकॉर्डिंग अपन को ये बात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या रिक्वायरमेंट है कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अपन उसको बोलेंगे जो कि कैसा हो, इजीली अवेलेबल हो। अगर मान के चलो कोई एक पर्सन है जो कि गांव में रहता है, कहां पे रहता है, गांव में रहता है। गांव में तो मेडिकल स्टोर ही बहुत कम है। अब पता लगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करना है और उसको आसपास की सिटी में जाना पड़ रहा लेने के लिए, तो उसका यूज करने का कोई सेंस है क्या, नहीं, हंसने की बात नहीं है। तो वो क्या है, कैसी होनी चाहिए, इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि जो गांवों में एक ये सेंटर खोले जाते हैं आंगनवाड़ी वाले, है ना, वहां पे भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरा काम,
इट शुड बी यूजर फ्रेंडली। कैसी होनी चाहिए? यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए। यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या होता है? इन्फेक्शन क्या है? यूजर फ्रेंडली, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हें आता है क्या? मतलब इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा कि भाई आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद में आपको कॉन्ट्रैक्ट मेथड दी जाएगी। ठीक है, जो भी इसको यूज करने वाला है उसके लिए कैसी होनी चाहिए? इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, और उसको भरने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है मतलब ज्यादा क्या बोलते हैं, माथा पच्ची नहीं करनी पड़े। तीसरा काम क्या होता है? नो वे इंटरफेयर with the sexual drive or sexual desire of user। जो भी इसको यूज कर रहा है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को, उसकी जो सेक्सुअल ड्राइव है उसके साथ में क्या नहीं होना चाहिए? इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। लास्ट क्या है इसका? नो और लीस्ट साइड इफेक्ट। या तो साइड इफेक्ट ना हो वो बहुत बढ़िया बात है, अगर हो रहे हैं तो बहुत कम होने चाहिए। तब जाकर के अपन क्या बोल सकते हैं कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो कैसी है? एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। थर्ड वाला वापस से, जो सेक्सुअल ड्राइव होती है या फिर जो सेक्सुअल डिजायर होती है, ठीक है, उसके साथ में क्या है? ये छेड़खानी नहीं करना चाहिए। मतलब उसका जो क्या बोलते हैं, उसकी जो फीलिंग है, चाहे इसको यूज करे चाहे नहीं करे, वो सेम ही रहनी चाहिए। ठीक है ना, सेक्सुअल ड्राइव के लिए। तो ये हो जाती है एक जनरल इंट्रोडक्शन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब बात करेंगे अपन की कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो अवेलेबल है वो कौन सी हो सकती है। सीएम का मतलब समझ जाओगे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है, ये अपन इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्लासिफिकेशन देख लेना। हम इसमें बात करेंगे दो तरह की कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। एक तो वो वाली जो टेम्पररी होती है, या फिर इन्हीं को बोल दिया जाता है विच आर यूज फॉर द स्पेस, या फिर इनको बोल दिया जाता है स्पेसिंग मेथड। और एक कौन सी वाली होती है? जो परमानेंट होती है। स्पेसिंग मेथड में सबसे पहले आ जाता है नेचुरल मेथड। कौन सा मेथड है ये? नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में भी सबसे पहले आ जाएगा पेरियोडिक एब्स्टिनेंस। इसी का दूसरा नाम होता है रिदम मेथड। इसी का तीसरा नाम होता है कैलेंडर मेथड। कौन कौन सा है? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, या फिर रिदम मेथड, या फिर कैलेंडर मेथड। इधर ध्यान दे रहे हो क्या सब? ठीक है। नेचुरल मेथड के अंदर ही दूसरा आ जाता है कोइटस इंटरप्टस। कोइटस इंटरप्टस, और इसी को क्या बोल दिया जाता है? विड्रॉल मेथड। नेचुरल मेथड के अंदर दूसरा मेथड कौन सा है? कोइटस इंटरप्टस या फिर विड्रॉल मेथड। सोना नहीं है किसी को भी। तीसरी कैटेगरी जो नेचुरल मेथड में आ जाती है वो होती है कौन सी? लैक्टेशनल। लैक्टेशनल एमोनेरिया। इसी को बोल दिया जाता है एब्सेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। इस मेथड में क्या होता है? जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो एब्सेंट रहता है। तो इस नेचुरल मेथड के अंदर कितनी हो गई है? तीन। कौन कौन से हैं? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, या फिर रिदम मेथड, या फिर कैलेंडर मेथड। दूसरा वाला कौन सा है? कोइटस इंटरप्टस या फिर
विड्रॉल मेथड, और तीसरा वाला कौन सा है, लैक्टेशनल एमोनेरिया, जिसको बोला जाता है एब्सेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ये तो हो गया कौन सा वाला, नेचुरल मेथड। इसी के अंदर दूसरी कैटेगरी आ जाती है बैरियर। बैरियर मेथड में फर्स्ट आ जाएगा कॉन्डोम्स, और जो सेकंड है वो आ जाता है कौन सा, डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्स। इन सब के बारे में जो भी मैं आपको बता रहा हूं, एक एक के बारे में अपन पढ़ेंगे, घबराने की बात नहीं है ना। तो बैरियर मेथड में दो कौन कौन से आ जाते हैं, फर्स्ट वन इज कॉन्डोम्स और सेकंड वन इज डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप, इनको जगाओ भाई, और वॉल्स। ये कौन सा मेथड है, बैरियर मेथड। बैरियर मेथड के बाद में तीसरा मेथड आ जाएगा, समझाऊंगा ना अभी क्या बोला मैंने, अभी बस लिख रहे हैं नाम कौन कौन से हैं, सबके बारे में एक एक के बारे में बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। यही सुनना चाह रहा होगा ना तू। तीसरा मेथड होता है केमिकल मेथड। चौथा मेथड कौन सा होता है, आईयूडीज। आईयूडीज का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। इसमें भी तीन तरह की डिवाइस आ जाती है। फर्स्ट वन इज नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, दूसरा कौन सा आ जाएगा, कॉपर रिलीजिंग, अरे तुम्हें तो सब आता है, और तीसरा कौन सा आ जाएगा, हार्मोन रिलीजिंग। नेक्स्ट कौन सी कैटेगरी आ जाती है, फिफ्थ में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कौन सी आ जाती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। और लास्ट वाला कौन सा आ जाता है, इंजेक्टेबल और इम्प्लांट्स। कितने हो गए टोटल, क्या बोल रहा है, इम्प्लांटेशन करवाते हैं इसके अंदर मैकेनिज्म तो हार्मोनल वाला रहता है। हाँ लेकिन वो आईओडी नहीं है ना, ऐसे तो इसमें भी हार्मोन है लेकिन वो आईओडी नहीं है। तो टोटल स्पेसिंग में या फिर टेम्परेरी मेथड में कितने टाइप हो जाते हैं, 6 टाइप। फर्स्ट वन इज नेचुरल मेथड, सेकंड वन इज बैरियर मेथड, तीसरा कौन सा होता है, केमिकल, अगला ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, और लास्ट वाला कौन सा है, इंजेक्टेबल या फिर इम्प्लांट्स, मतलब इसमें इंजेक्शन भी लिया जाते हैं और इम्प्लांट भी किया जाता है। अब कौन सा आ जाता है, परमानेंट मेथड, जिसको बोला जाता है सर्जिकल मेथड। इसमें भी दो कैटेगरी हो जाती है, एक तो वेस्क्टॉमी और दूसरा होता है ट्यूबेक्टॉमी। तो टोटल अपन को कितने बारे में पढ़ना है, कितने मेथड के बारे में पढ़ना है, 7 मेथड के बारे में पढ़ना है, और ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वाला कंप्लीट हो जाएगा। एक एक के बारे में पढ़ते जाएंगे और क्लियर होता जाएगा।
यहाँ पे आप एक पॉइंट और नोट कर लेना कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है दैट इज लेस देन 2%। कि पॉपुलेशन ग्रोथ तो हो रही है लेकिन वो 2% से कम ही है। अब कई बार आपसे ये पूछा जाएगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी है, ठीक है, तो आपको तो पता है कि कितना होना चाहिए, लेस देन 2% होना चाहिए। तो अगर ऑप्शन में आ जाता है 1.7 तो वो भी क्या है, सही बात है ना। जरूरी नहीं है कि टू ही ऑप्शन में मिलेगा, 2 से कम भी चल मिलेगा तो भी सही है।